बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैंने देखा, उन्होंने बड़े बड़े डेजिग्नेशन लगा रखे थे और वो ये प्रोपोर्शन दे रहे थे कि तमिलनाडु में तो इतना ही बढ़ेगा, यूपी में तो 40 बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शन तब भी तो उतना ही रहेगा, 272 तब बहुमत नहीं होगा ना, बहुमत की संख्या फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोपोर्शन चाहे तमिलनाडु की बात कर लें चाहे केरल की बात कर लें, जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में अभी जो प्रोपोर्शन है, एक में मामूली सी कमी है, बाकी 4 में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर एग्रीगेट कर दें इन 5 दक्षिण भारत के राज्यों का, तो अभी उनका जो लोकसभा में प्रोपोर्शन है परसेंटेज वाइज, उस समय इजाफा हो रहा है अगर संख्या बढ़ रही है तो। हाँ, एग्जैक्ट संख्या उस तर्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। तमिलनाडु में क्योंकि स्ट्रेंथ आपका 39 का है तो 39 का 50% बढ़ेगा, यूपी का स्ट्रेंथ 80 है तो 80 का 50% बढ़ेगा, उत्तराखंड का 5 ही है तो किसी का मत बढ़ाओ ना, इसी में कर दो रिजर्वेशन। वो देखिए उसमें क्या है, ये पहले भी ये कोशिश जब की जा रही थी ना, तो अभी मान लीजिए 543 इफेक्टिवली अभी 542 है जो जितने सांसद हैं, तो इतनी सीटें ओपन रह जाएं वुमेन रिजर्वेशन के बावजूद, इसलिए इस काम को किया जा रहा है। मतलब ये कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको ये ना लग जाए कि एक रिजर्वेशन की व्यवस्था थोप दी गई, अब हमारी सीट चली गई, ओपन सीटें कम हो गई। हाँ, तो जितनी ओपन सीटें हैं वो रहें और वो स्ट्रेंथ आपके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब कैसे आपत्ति 543 में महिला जीते या पुरुष, बिल्कुल, बाकी जो 33% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उसमें महिला ही। हाँ, और इसके लिए संख्या आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये भी फैक्ट है, इसका ये भी बात है इसके पीछे कि इसका ऑपोजिशन भी था और ये पुरुष नेताओं की तरफ से ही ज्यादा ऑपोजिशन है इसका अक्रॉस पार्टी, कि भाई ओपन सीटें उतनी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो अभी तक ये नहीं हो रहा था। पहले किसी से बात कीजिए तो सबको ये चिंता होती थी कि अगर हमारी सीट रिजर्व हो गई फिर क्या होगा। तो पहले जब भी ये कोशिश जब होती थी महिला आरक्षण को लेकर, आपको याद होगा कि एक बार जब राजनीति के साथ थे आरजेडी वाले, जो राज्यसभा उन्होंने बिल फाड़ा था, तो उस दौर में किसी भी आप सांसद से बात कीजिए, सबको इस बात की चिंता थी कि हमारी सीट का क्या होगा, हमारी सीट पे अगर रिजर्वेशन आ गया तो। उसका सीधा ये बेहतर तरीका ये है कि भाई आपकी सीटें जितनी ओपन थी ओपन रहेंगी और उसके अलावा 33% आप सीट बढ़ा के रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये आपत्ति वाली बात तो हो ही नहीं सकती। इसमें थोड़ा और समझना चाहिए सर, मैं आया आपके पास ये, क्योंकि इसको नॉर्थ साउथ का बहुत डिवाइड का रूप दिया जा रहा है कि दक्षिण के साथ या नॉर्थ ईस्ट के साथ बड़ी जो है नाइंसाफी हो जाएगी। सर 2 मिनट कुछ डेटा दे दूं। सीधी सीधी बात, जैसा आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, गणित में फिर किसी की कंपार्टमेंट ही आई हो तो अलग बात है फिर वो स्कूल में जैसे 1971 का जो सेंसस था उसके बाद से हमारी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। 71 के सेंसस के हिसाब से है अभी जो आपके पार्लियामेंट की और विधानसभाओं की सीटें हैं। 1971 में देश की आबादी थी लगभग 55 करोड़, मोटा मोटा और राउंड फिगर 55 करोड़। 2011 के सेंसस में वो हो चुकी है 121 करोड़, दुगनी से ज्यादा। तो कायदे में तो सीटें दुगनी होने से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। अब आइए स्टेट्स की बात कर लें, और ये मैं 2011 पे ही रुक गया, अब तो 140 करोड़ है फिर भी। लेकिन अब 1971 और 2011 जो सरकार कह रही है, यही 2 ईयर मानते हैं रेफरेंस के लिए। यूपी और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की 1971 में आबादी थी लगभग 9 करोड़, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ है, दुगने से ज्यादा। अब तमिलनाडु की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, जो बढ़ करके लगभग 7.25 करोड़ हुई है, दुगने से कम। यूपी की आबादी ज्यादा बढ़ गई। मुझे हैरानी हुई कि आज प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में इसी बात का जिक्र करते हुए कि किसी के साथ अन्याय ना हो किसी राज्य के साथ, उन्होंने एक प्रिंसिपल कोट किया। वो प्रिंसिपल है जो भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सर ज्यादा समझते हैं इस बात को। हर व्यक्ति के पास एक वोट और उसके वोट का वजन बराबर है, फिर चाहे वो तमिलनाडु का हो या उत्तर प्रदेश का हो। लेकिन तमिलनाडु के तो 2 आदमी के वोट का वजन आप, उत्तर प्रदेश के 2 आदमी के वोट का वजन आप तमिलनाडु के 1 आदमी के बराबर कर दे रहे हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कायदे में तो उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए, तमिलनाडु की कम ही बढ़नी चाहिए। ये सरकार क्या कह रही है, हम सबकी 1.5 गुना कर देते हैं। और अगर इसका एक बीजेपी के एक सांसद ने इसका जवाब और तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सीटें ना बढ़ाएं, मतलब 543 की 543 रहने दीजिए और परिसीमन ले लीजिए आप, आज ये 2026 के जनगणना के हिसाब से आप परिसीमन कर दीजिए, तो किसकी कितनी सीटें हो जाएंगी, आपको आश्चर्य होगा जानकर के। मान लीजिए 2011 की जनगणना के आधार से भी कर दें अगर, और ये सीटें ना बढ़ाई जाए, तो तमिलनाडु की सीटें, साउथ की सीटें एक्चुअली घट जाएंगी।
बिल्कुल। क्योंकि नॉर्थ की आबादी ज़्यादा बढ़ी है तो आपको यहाँ सीटें इनकी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, वहाँ तो एक्चुअल डिक्रीज होता। इसीलिए सीटें बढ़ाना जो है और वो भी एक मोटा प्रिंसिपल पकड़ लिया कि भाई 1.5 गुना सबका कर दो। तो इस पर ऐतराज होना चाहिए या ये फैक्ट अप्रिशिएट होना चाहिए? सर आप बताइए। नहीं देखिए, जो लोगों को परेशानियां अभी जैसे आप कह रहे थे इस बात को कि जब कहा गया तो इसको कहा गया कि साहब नहीं इसमें जो है तो हमारी सीट चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है सौरभ जी, आप कश्मीर का देखिए, वहाँ परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन की जो व्यवस्था थी वो आसाम में हुई, उस वक्त बहुत हुआ एंड कराई हुआ था, मैं था उसमें। आप ये देखिए ना कि जो चीज़ें SC ST को जो सीटें बढ़ाई गई उसमें MLAs भी बढ़े असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर 2 सीटें भी बढ़ी कश्मीर की। इसी तरह यहाँ भी हुआ। कहीं पर भी देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं परसीमन के, साथ में हमारा इलेक्शन कमीशन का कोई भी नॉमिनेटेड CEC के द्वारा कोई कमिश्नर होगा, एक डिप्टी कमिश्नर होता है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसका सेक्रेटरी होता है इलेक्शन कमीशन का, जो बनता है पूरा ढांचा। और वो स्टेट में विजिट करता है, वहाँ पर जो हमारे CEO होते हैं इलेक्शन कमीशन के वो होते हैं, और वहाँ पर स्टेट के अधिकारी होते हैं, और ये हर एक को, कोई एक पार्टी को नहीं, हर पार्टी को बुला बुला के सुनते हैं